तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें डांटने की ग्लानि भी थी मन में। मोहन काका ने फोन पर तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। कार वापस मुड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी जिंदगी करता रहूंगा और करता हूँ, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। जी कहिए, क्या कहना है। आधे घंटे के इंतजार के बाद वो आए थे और अब ऐसी सदी आवाज में सिस्टर के साथ पूछ रहे थे जैसे वो कोई समस्या लेकर आई फरियादी हो। रूपाली के नन्हे से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या कहें, कैसे कहे कि वैलेंटाइन डे का कार्ड देने और आई लव यू कहने आई थी। इस सुनीता की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया। क्या जरूरत पड़ी थी उनसे ये कहने की कि जरूरी काम है। उसकी पलकें झुक गईं। वो चुपचाप खड़ी हो गई और शब्द अधरों पर अटक गए। आपको जो कहना हो बेझिझक कहिए। अब हमें जीवन भर साथ रहना है। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। इस प्रोत्साहन के बाद तो जरूरी लगने वाली बात कहना और जरूरी हो गया था। जी वो मेरी परीक्षाएं शादी के बाद पड़ी तो ओ ठीक है, मैं आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखूंगा। और कोई समस्या? उफ, अपनी होने वाली पत्नी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पापा अपने कलीग से बात करते हैं। रूपाली के लिए इस कुछ अधिक से शिष्ट और औपचारिक बातचीत के बाद वहाँ रुकना असहाय हो गया। जी धन्यवाद, मैं चलती हूँ, नमस्ते कहते हुए मुड़ गई और लगभग दौड़ते हुए अपनी सखियों के बीच जाकर ही दम लिया। घर लौटने के लिए ऑटो में बैठने के बाद ठिठोली करती सखियों को ये छोटी सी कथित रोमांटिक मुलाकात उनके आग्रह पर सुनाई तो सब ने सिर पीट लिया। रूपाली रात भर इस बेचैनी में सो न सकी। क्या शादी से पहले एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बंधनों और मर्यादाओं में बंधे बेबस प्रेमी युगल की आतुर बातचीत और क्षणिक स्पर्श उसके नसीब में नहीं है, जिसके बारे में सखियां, दीदियां और भाभियां बताती रही हैं कि उसमें वक्त ठहर जाता है और धरती अंतरिक्ष लगने लगती है। संयुक्त परिवार की सबसे छोटी संतान रूपाली बचपन में बड़ी बहनों और दादी बाबा के आज्ञाकारी गुड़िया ही रही थी। उसे दुलार भी सबसे ज्यादा मिला था और कुछ गलत होने पर बचपन के ताने भी। अपने से ज्यादा उसे दूसरों के दिमाग पर भरोसा होता था। हर काम पूछ कर करना और गलती होने से डरना उसकी आदत थी। पहली बार सखियों के कहने में आकर मन में आकुलता ने उसे समझा बुझाकर बिना किसी से पूछे अभय से मिलने की पहल करने को मनाया था। पर कहीं उसे अभय से शादी करने के लिए हाँ करके गलती तो नहीं करती। पर हाँ न करती तो करती भी क्या। पापा की क्या हालत हो गई थी। मांगलिक होने के कारण उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते पापा थक गए थे। एक बार जब शादी तय हुई तो लड़के वालों ने सगाई वाले दिन अपने यहाँ हुई एक मौत का दोष उसके नक्षत्रों को देकर शादी के लिए मना कर दिया था और पापा तनाव और निराश में अपने दोस्त अभय के आगे हाथ जोड़कर रो पड़े थे। अभय अपने माता पिता के देहांत के बाद छोटी आयु से ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालते रहे थे। फिर शोध आरंभ कर दिया था, इसलिए अब तक शादी नहीं की थी। वे पापा से बहुत छोटे पर पापा से उनका मानसिक स्तर इतना मिलता था कि मित्रता घनी थी। वे पहले तो स्वयं और रूपाली के उम्र के 12 वर्ष के अंतर के कारण झिझके, पर अपने दोस्त की जिद के आगे झुक गए। जब रूपाली के सामने प्रस्ताव आया तो वह हद पर रह गई, पर जब दादी ने समझाया कि उम्र में अधिक अंतर होने पर पुरुष अपनी पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है तो उसने उन्हीं में अपने सपनों का राजकुमार को तलाशना शुरू कर दी। आखिर हर लड़की के कुंवारे मन की तरह रूपाली के मन में पति के रूप में दीवानगी की हद तक चाहने वाला प्रेमी पाने की लालसा हर लालसा से बड़ी थी। पर शादी के बाद उसने अभय में सपनों के राजकुमार जैसा कुछ ना पाया। हालांकि कमी किसी चीज की ना थी। घर का काम करने के लिए नौकर थे। वो कुछ भी खरीदने के लिए कहे या कहीं जाने को अभय कभी मना नहीं करते थे, लेकिन ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण व्यस्त बहुत रहते थे। सुबह उनके उठने से पहले ही मिलने वालों की पंक्तियां लग जाती थी। रात भी देर तक वे लोगों की समस्याएं सुनते सुलझाते रहते। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि उन्हें सब साधु कहते थे। पर
पर रूपाली को इस साधु प्रकृति के पुरुष के साथ सामंजस्य बैठाना किसी परीक्षा से कम न था। उसके कोरी कुंवारे मन में एक सपने प्यार को देने और पाने की जितनी पिपासा अभय में उतनी ही निर्लिप्तता। वो अलहर किशोरी अवस्था की उन्मुक्त उमंगों की जीवंतता तो अभय धीर गंभीर सोच में ढली शालीनता और कर्तव्य निष्ठा की प्रतिमूर्ति। वे जब उसके साथ होते भी तो मोबाइल सौत बना रहता। जब रूपाली ने उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तब वो मोबाइल रखकर उसी शिष्ट स्वर और हाव भाव के साथ बोलते, कहो क्या चाहती हो। ऐसे में प्यार मोहब्बत के शब्द रूपाली के गले में ही अटक कर रह जाते। वो तरह तरह के व्यंजन बनाती, अनुपम श्रृंगार के साथ सेन कक्ष सजाती, हर समय इठलाती बतियाती, अभय के आगे पीछे घूमती और तरह तरह से प्यार जताते हुए प्रशंसा के दो बोल सुनने को तरसती रहती। मगर अभय में तो जैसे बस देने का ही भाव था। यहाँ तक कि समीप्य के उन अंतरिम क्षणों में भी लगता कि वो बस देने ही आए हैं। रूपाली बेचैन रहती कि कभी तो अभय खुद से कोई इच्छा जाहिर करे, कभी तो शरीर सुख देने के नहीं पाने की पिपासा और आकुलता के साथ उसके समीप आए, उसकी किसी बात पर खुश होकर उसे गले से यूं लगा ले जैसे वो उनका चाव है, आनंद है, सौभाग्य है। मायके गई और सखियों के साथ समस्या बांटी। उन्होंने कुछ समाधान कानों में फुसफुसाए। उस रात उनके शयन कक्ष में आने की आहट पाते ही वो करवट बदलकर दम से उठकर लेट गए तो वो चुपचाप सो गए। अगली रात उनके प्रणय स्पर्श पर इठलाकर बोली कि आज मुझे नींद आ रही है, तो वे सॉरी बोलकर सो गए। कुछ दिन यही कर्म चला तो अभय ने इतने हल्के से दूरी बनाकर सोना शुरू कर दिया कि रूपाली का तो दिलो दिमाग असमंजस का घर बन गया। ऐसा पति तो किसी सखी ने नहीं बताया था। कोई मनाता तो कोई अधिकार जताता और इसी बहाने आई लव यू कहने सुनने का अवसर मिल जाता। लेकिन उसके छोटे से दिमाग के सामान्य ज्ञान के अनुसार ऐसा पुरुष तो हो ही नहीं सकता था जो शादी के मात्र कुछ महीनों बाद बगल में अस्त व्यस्त वस्त्रों में लेटी इतनी खूबसूरत पत्नी से यूं दूरी बनाकर सो सकता हो, वो भी इतने दिनों तक। कहीं अभय उससे नाराज तो नहीं, ये जानने के लिए एक दिन स्वयं ही नारी सुलभ लज्जा त्यागी तो पाया कि वे नाराज नहीं थे, बस उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध तंग नहीं करना चाहते थे। उसके बाद से यही नियम साफ बन गया। वे तभी उसके करीब आते जब वो पहल करती। उनसे प्यार का इजहार करवाने का ये दावा भी उल्टा पड़ चुका था। तभी एमए का परीक्षा फल आ गया और अभय ने बिल्कुल पापा के अंदाज में पूछा, अब आगे क्या करना है। हे भगवान, एमए के बाद अब क्या पढ़ना चाहते हैं? हे भगवान, एमए के बाद अब ये क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या ये पढ़ाई अब पीछा न छोड़ेगी? मन ही मन सोचकर कुट गई रूपाली। जब 2 दिन में तीसरी बार अभय ने यह प्रश्न दोहराया तो फिर कुछ बोलना जरूरी हो गया। जी, मैं तकनीकी शिक्षा लेना चाहूंगी, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। वेरी गुड, बिल्कुल पापा के अंदाज में उत्तर मिल गया और इंटीरियर डिजाइन के कोर्स में प्रवेश दिलवा दिया गया। बड़े ही सपाट ढंग से ये भी बता दिया गया कि जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाती बच्चों का दायित्व नहीं उठाया जाएगा। कॉलेज छोड़ने लेने जाने के लिए कार और ड्राइवर नियुक्त हो गए। चुलबुली रूपाली के अंश के पिंजरे में बंद ख्वाहिशों को कॉलेज में जाकर नए पंख मिल गए। कई साथियों का एक समूह बना जिसमें लड़के और लड़कियां बराबर थे। कैंटीन में मस्ती, कभी कैफेटेरिया तो कभी शॉपिंग मॉल उनके दिनचर्या का हिस्सा थे। अब जब वो रूपाली से साथ चलने को कहते तो उसका मन तो बहुत होता, पर वो अभय से पूछे बिना उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हर बार उनसे फोन करके पूछती। वो कार्यालय में काम करते करते हर बार फोन पर हाँ कर देते। भोली और बातों ने रूपाली के दिल में वैसे भी कोई बात टिकती न थी। एक बार हंसी हंसी में अपनी नई सहेलियों से अभय के बोरिंगपन का जिक्र किया तो उन्होंने बिल्कुल नायाब नुस्खा सुझाया, उन्हें पुरुष मित्र की बातों से जलाने का। बस फिर क्या था, काम शुरू हो गया।
सबसे हंसमुख साथी आकाश का जिक्र रोज अभय से किया जाने लगा। कॉलेज में जब उसका समूह हंसकर सेल्फी ले रहा होता तो वो जानबूझकर आकाश से सटकर खड़ी हो जाती। घर पर भी जब सबको बुलाया तो आकाश को बेस्ट फ्रेंड कहकर अभय से मिलाया। एक दिन आकाश ने अपने घर पर गेट टुगेदर रखा। किसी के घर गेट टुगेदर के लिए जाने का रूपाली के लिए पहला मौका था। वो अकेले रहता था। रूपाली ने अभय से फोन करके पूछा तो उसकी बात सुने बिना झल्ला गए कि बात बात पर पूछने की जरूरत क्या है। उनकी कोई जरूरी मीटिंग भी थी। आकाश ने रूपाली को उसके मनपसंद गीतों का संकलन एक पेन ड्राइव में देने को कहा था। पेन ड्राइव वापसी में सब लोग निकलने लगे तो उसने रूपाली को पेन ड्राइव ढूंढने के लिए रोक लिया और एकांत मिलते ही रूपाली को बाहों में कस लिया। हद पर रूपाली ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसके घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी होकर रोते रोते अभय को फोन किया। घर का रास्ता, वो कहाँ खड़ी है, उसे कुछ मालूम न था। अभय उसका मोबाइल लोकेट करके उसे लेने पहुंचे तो वो सिसक कर रो पड़ी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं आत्महत्या कर लेती। रूपाली के मुंह से शब्द कम निकल रहे थे और रुलाई की हिचकियां ज्यादा। अब बस भी करो, हद होती है बेवकूफी की। खैर छोड़ो, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर के लिए भी निकलना है। 2 दिन बाद लौटूंगा। अभय ने पहली बार उसे झिड़क कर बात की थी। वो भीतर तक सहम गई। उसे लगा प्यार पाना तो दूर, अब तो उनका अच्छा व्यवहार भी उसके छिन गया है। उसकी तो जिंदगी ही बेकार हो गई। वो आंगन में जमीन पर बैठ गई और बैठी रही। उसकी गिलानी से आतृत चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था। पलकों में जैसे बांध तोड़ने को आतुर सैलाब रखा था। शाम होने लगी थी तभी अभय के कोमल स्वर कान में पड़े, अंदर नहीं चलना है। रूपाली के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आप तो, तुम्हारे आत्महत्या वाले शब्द कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें झिड़कने की गलानी भी थी मन में। मोहन काका ने फोन करके तुम्हारी हालत बताई तो मुझसे रहा नहीं गया, कार वापस मोड़वा ली। सोचा मीटिंग तो सारी जिंदगी करता रहा हूँ और करता रहूंगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, कहकर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। रूपाली ने चौंक कर अपनी आंखें अभय की आंखों पर टिका दी। ये क्या कह दिया था उन्होंने? कहीं उसके कान तो नहीं बजने लगे? लगभग साल भर से उसके 1000 कोशिशों के बावजूद अभय ने जो नहीं कहा था वो आज उसकी पलकों का लगभग साल भर से उसकी 1000 कोशिशों के बावजूद अभय ने जो नहीं कहा था वो आज उसकी पलकों का सैलाब बांध तोड़कर बह चला। वो दौड़कर उनके सीने से लगकर सुबक पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे आकाश के बारे में जो कुछ पहले कहा था वो सब आपको जलाकर आपका प्यार पाने के लिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मुझे आपका प्यार चाहिए था बस। मैं बुद्धू हूँ मगर चरित्रहीन नहीं। अब उसकी बातें सुन अभय को हंसी आ गई। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर आंसू पोंछते हुए बोले, चुप हो जाओ रूपाली, तुमने वहाँ जाने से पहले मुझे फोन करके पूछना तो चाहा था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें चरित्रहीन समझूंगा? इंसान की इतनी तो पहचान है मुझे, और तुम ऐसा क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तभी मोहन काका ने दरवाजा खटखटाया और इजाजत लेकर कॉफी रख गए। अभय ने उसके हाथ में कॉफी का मग देकर एक मग खुद उठा लिया। बोले, रूपाली, तुम्हारी कौन सी चाह मैंने पूरी नहीं की है जो तुम्हें ऐसा लगा? दोबारा वही सधी हुई आवाज, रूपाली चुप। क्या समझाए, कैसे समझाए? अभय फिर अपने प्रशासनिक अधिकारों वाले खोल में आज आ गए थे। फिर से वही माहौल बन गया था जो उसे फरियाद लेकर आया कोई छोटा अधिकारी होने का बोध कराता था और उसके शब्द जवान का साथ छोड़ देते थे। लेकिन तभी उसे लगा कि आज अगर वो झिझक गई, लजा गई तो ये अवसर जीवन में
दोबारा नहीं मिलेगा। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आपने मेरी हर चाहत पूरी की, मगर मुश्किल तो यही है कि मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं। जब कोई हम पर अधिकार समझता है, जब कोई हमारे समीप से खुश और दूर जाने से दुखी होता है, हमारे छीनने का एहसास से डरता है, तब हम समझते हैं कि वो हमें प्यार करता है। प्यार वो है जो हमें किसी की नजरों में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का एहसास कराता है। मैं आपके करीब आना चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ, मगर आपके मन में मेरे करीब आने की ललक को ये कहने की बात थोड़ी ही है। इसलिए मैं कितनी तरह से श्रृंगार करके, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि मेरे रूप ने, प्यार ने, गुणों ने आपको मुक्त किया है, सुकून दिया है। क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती, आपको योग्य नहीं लगती? कहते हुए रूपाली अपने निश्चल निगाहें सीधे अभय की आंखों पर टिका दी तो उसका सामना जीवन के सबसे सुंदर सत्य से हुआ। जो काम जमाने के बताए कई आरे तिरछे उपाय नहीं कर सके थे, वो दिल से कही गई सीधी सच्ची बातों ने कर दिया। निष्प्रियता का आवरण पिघलाकर व्याकुलता और प्रेम के ढेर सारे कोमल भाव अभय के चेहरे पे प्रकट हो गए थे। नहीं नहीं रूपाली, ऐसा नहीं है, बल्कि अभय ने एक आंगुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अभय ने एक आकुल उमंग के साथ उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द कस दिया। फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। रूपाली, छोटी सी उम्र में जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ तो तुम्हारे पिताजी की मदद से मैं पढ़ा और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा पाया। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तुमसे विवाह किया तो दिल में केवल उन्हें तनाव मुक्त करने की बात थी, मगर जब तुम अपने अप्रतिम रूप में भोगिया बनकर मेरे सामने आई तो मन ग्लानि से भर गया। उम्र के 12 वर्ष का अंतर मेरे मन को मतने लगा कि मैं तुम्हारी शिक्षा और विवाह का दायित्व लेकर भी तो तुम्हारे पिता को तनाव मुक्त कर सकता था। मैं तुम्हें छूता तो भी लगता कि अपराध कर रहा हूँ, और ना छूता तो भी। शायद इसलिए तुमने मेरे भीतर कभी वो पिपासा नहीं महसूस की जिसके कारण इंसान शरीर की हदों को पार कर मन तक पहुंच जाता है। शायद इसलिए मैं तुमसे भागता रहा, कभी तुम्हें समझने समझाने की कोशिश नहीं की। खुद की आत्मग्लानि कम करने के लिए तुम्हें हर खुशी देता रहा। तुम खुद को केवल भोग्या ना समझो, इसलिए तुम्हें पढ़ाने के पीछे पड़ा रहा। पर तुम क्या चाहती थी ये समझकर भी नासमझ बना रहा। तुम तो नासमझ थी, लेकिन मैंने भी तुम्हें कभी सतर्कता का नियम नहीं समझाया। मेरी पारखी नजरें समझ गई थी कि आकाश कैसा व्यक्ति है, पर मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। जानता था कि तुम मुझे जलाने के लिए उसकी तारीफ करती हो और मेरे रोकने टोकने पर इसे मेरी ईर्ष्या समझकर खुश हो जाओगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम भी मुझे माफ कर दो रूपाली, मैं तुम्हारा प्यार खोना नहीं चाहता था। मन की गांठ खुल चुकी थी। वे एक दूसरे के पावन स्पर्श के गुदगुदाहट से विभोर हो रहे थे। ये उनके मन की सुहाग रात थी। पूनम का चांद कुछ देर छीने पर्दे से इस आत्ममुग्ध युगल को निहारकर बादलों में छिप गया। रूपाली को अपनी और अभय को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब बिना किसी आत्मग्लानि के दोनों की जीवन रेल रूपी पटरी पर चल रही थी। इस कहानी में अभय को जो उम्र के अंतराल को लेकर आत्मबोझ था, क्या वो सही था? रूपाली की अपने पति में अपने साथी खोजना क्या गलत है? इस कहानी को पूरी तरह सुनने के बाद इन सवालों का जवाब जरूर दे। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में नए रोमांटिक इमोशनल कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।